Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to start with a new topic. टॉपिक नहीं है, स्ट्रेट इकोनॉमिक्स है, 12th इकोनॉमिक्स। अब ये जो आप बुक देख रहे हैं वो किसकी है? स्टेट बोर्ड की है। इसी तरह आपको हमारी एक बुक्स मिल जाएंगी और मेन इंपॉर्टेंट है बुक के स्टार्टिंग में ही लिखा होगा नो नीड टू स्टडी एट होम। ओके, सो उसका बेसिक कंसेप्ट है कि जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद हमको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ, दोबारा घर में जाके बुक्स भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। इट इंक्लूड्स जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है, मेन थ्योरी है, बहुत बार आपको रिटेन करने के लिए रिवाइज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आपको कुछ घर में करने की जरूरत नहीं है। जो भी करेंगे हम सब क्लास में करेंगे, दैट्स इट। स्टेटमेंट और इसको थोड़ा भारी कर दें, इसकी एश्योरिटी मैं आज से दे रहा हूं कि आज भी जो पढ़ेंगे वो रात को 3 बजे उठा के भी कोई आपसे पूछेगा, आप उसका जवाब दे दोगे। इसकी एश्योरिटी मेरी तरफ से है। सो ये एक पॉइंट हुआ। और थ्योरी जब कंसेप्ट आता है, थ्योरी जब बोलते हैं तो वैसे ही आपको समझ में आता है सर इसको एग्जाम तक रिटेन कैसे करना है। ये तो आप बोल रहे हो रात को 3 बजे भी याद रहेगा, और ये आप ट्वेल्थ के बाद भी कभी भी जल्दी भूलने वाले नहीं हो। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंस स्टार्ट करते वक्त ही, मेरी बुक्स का फ्रंट तो नहीं दिख रहा है यहाँ पास, स्टिल मैं लेटर ऑन उसको पब्लिश करता हूं आपके लिए, क्योंकि न्यू बुक्स और प्रिंट हुई है। इसका थोड़ा और इंपॉर्टेंस मैं क्रिएट कर देता हूं फास्ट फ्रैक्शन ऑफ फ्यू सेकंड्स में। रीजन है कि हमको इस चैप्टर का, आपको एक अपन चैप्टर से, अच्छे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इकोनॉमिक्स, जिसको भी ट्रस्ट नहीं हो, लगे कि यार बस 12 तो है और हम इसको, इसके बाद तो हमको दोबारा इसकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। सो मेरे बहुत से और भी इंट्रोडक्शन यूट्यूब या हर जगह अवेलेबल हैं। ये इकोनॉमिक्स इतना ओपनली बोला है कि यही जो 12th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स है, आपके सीएस करो, सीए करो, एमपीएससी करो, यूपीएससी करो, बीकॉम करो, बीबीए करो, और कौन से कोर्स हैं, कुछ भी करोगे, सेम इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी रिपीटेड। बोले सेम क्यों, मैं क्या करूं? अब आप बीबीए फर्स्ट ईयर में भी जाओगे तो आपके अकाउंट्स का 11 अकाउंट्स का सब कुछ क्या होता है, रिपीट होता है। तो आप बोलोगे नहीं वो इंपॉर्टेंट है। सो सेम इकोनॉमिक्स आप जब बोल रहे हो कि सर सीए में भी है सेम इकोनॉमिक्स एंड एमपीएससी यूपीएससी में भी है, नथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट, इकोनॉमिक्स विल रिमेन इकोनॉमिक्स, सेम। सो उसका इंपॉर्टेंस मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है, और जो लोग इसको अटेंड कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, आपको आगे चल के कोई भी जब आएगा, जब सीए आएगा, सीएस आएगा, या कि आप एमपीएससी यूपीएससी या बीकॉम भी दे रहे हो सेम, या कि आप कोई बीबीए भी दे रहे हो कोई स्पेसिफिक कॉलेज का, तो हर जगह एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फुल सिलेबस की बात कर रहा हूं। सिर्फ जनरल एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, फुल सिलेबस रिटन कंटेंट रहने वाला है, सेम एज इट इज। ओके, सो इसकी इंपॉर्टेंस मैंने फर्स्ट सेशन में बताई है, एंड दिस इज द फर्स्ट सेशन। और उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन देना कि अपन को कितने फोकस से इसको स्टडी करना है। हर हर जब भी जो भी टॉपिक चालू किया जा रहा है, जो भी चैप्टर या जो भी बुक्स का स्टार्टिंग हो रहा है, हर कोइंसिडेंटली आपका ना, ऐसे अपन इसको ट्रीट करते हैं कि कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट जो हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, या ये है या वो है, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट का टू द पॉइंट आपके रेगुलर डे टू डे लाइफ से, जो आप आगे इन फ्यूचर करने वाले हो, उससे बहुत रेलिवेंट रखता है कोइंसिडेंटली। लेकिन जब अपन साइंस की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला, मैथ्स हैं, चीजें हैं जो कि आपके मे बी आगे इन फ्यूचर में रेलिवेंस ना रखें। इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी, अकाउंट, सब कुछ रेलिवेंट रहने वाला है। जब जो जैसे जैसे फैकल्टी आपको पढ़ाती है टॉपिक, तो वो बताती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लेकिन वो तीनों एरियाज क्या हैं, डिफरेंट है। बट जब आप कॉमर्स पढ़ते हो, कॉमर्स फील्ड में आए हो, जब आपको इन, जब इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी का ऑल टुगेदर, जब चारों तीन चार ये सब नॉलेज एक साथ रहेंगे, तब आपको यूजफुल रहेगा। सिर्फ अकाउंट समझ के कोई काम का नहीं है, रियल लाइफ की मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ आप इकोनॉमिक्स समझ में आए और आपको अकाउंट, ओसीएम, एसपी के बारे में नहीं पता, तो भी इकोनॉमिक्स किसी काम की नहीं है। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि आपको आपका एनालिसिस ही नहीं आएगा। ओके, सो इतने हल्के में कॉमर्स के फील्ड को ऐसा नहीं है कि इसमें अकाउंट्स में हमको अच्छे मार्क्स आने चाहिए। दूसरा एक और है, बहुत लोग बोलते हैं थ्योरी सब्जेक्ट में एक हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स काटते ही हैं। 97 से 99 मार्क्स तक हमने अच्छा खासा, हमारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। ओके, और जल्दी थ्योरी में एक्चुअल में एक फैक्ट है, अभी तक जो भी पास रिकॉर्ड थे, 11th में भी स्टूडेंट आते हैं, जल्दी थ्योरी सब्जेक्ट में स्कोर नहीं होता।
उसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन, आप सबने 11th अभी रिटन एग्जाम देके आए हो, राइट? आपने कैसे तो करके आपने हेडिंग रिटेन कर ली, और उसके बाद क्या किया है आपने वो मेरे को भी पता है। अंदर का कंटेंट जो लिखा आपने वो लिखा, पता नहीं क्या लिखा सर। अभी आप मेरे को खुद मेरे आंसर शीट दे दोगे तो मैं खुद भी भरोसा नहीं होगा ये मैंने ही लिखा है क्या। क्यों? क्योंकि आपने जो अंदर का कंटेंट लिखा था वो कहां से आया था वो आप ही जानते हो। डू यू एग्री विद दिस? हाँ, ये यहां से ज्यादा तेज आवाज आ रही, राइट? सो फर्स्ट चैलेंज आ जाता है आपके पास कि हेडिंग, यहां पॉइंट वाइज वाले आंसर बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन आंसर, राइट? तो पहला तो चैलेंज आ जाता है सर हेडिंग कैसे रिटेन करें, और उसके बाद का दूसरा, हम तो हेडिंग ही नहीं याद रह रही, अंदर का कंटेंट कैसे याद करें। ठीक है, यहां हम हेडिंग भी याद रखेंगे और उसके बाद उसका कंटेंट भी, और ऐसे याद नहीं रखेंगे कि रैंडमली कुछ भी आएगा। टू द पॉइंट 10। अच्छा, आप भी रिटेन करके जाते हो, 10 पॉइंट्स हैं, तो आपको कितने रिकॉल होते हैं एग्जाम में? कोई नंबर बोलो। 10 पॉइंट्स में 6, 7, कोई एक्सट्रीमली एकदम जो रहते हैं पूरा पी जाते हैं, सो उनको कितने रहेंगे तब भी 8, 9 में आके, और 10 में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा डाउट रहेगा। लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ 10 पॉइंट्स ना, 10 के 10 पॉइंट्स आप टू द पॉइंट लिख के आओगे एग्जाम में, और आपको 1% का भी डाउट नहीं होगा। एक और प्रॉब्लम आती है हमारे स्टूडेंट के साथ, वो धीरे धीरे आपको आप खुद फेस करने वाले हो, उसका सॉल्यूशन है मेरे पास, लेकिन आप फेस करोगे। आपको सभी आंसर याद रहेंगे, लेकिन आप यही भूल जाओगे कि इसका क्वेश्चन क्या था। ये बड़े बड़े से स्टेटमेंट नहीं है, आप ये फेस करने वाले हो। आपको आंसर याद रह जाएंगे लेकिन आपको क्वेश्चन ही नहीं याद आएंगे। तो उसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस रखे हैं, ओपन बुक टेस्ट, क्लोज बुक टेस्ट, वो बहुत सारे कंसेप्ट के टेस्ट हैं, उससे अपन वो सब भी रिकवर कर लेंगे। ये बुक नहीं है, ये चार्ट बुक है। रीजन क्या है, आपकी मेन बुक वो भी आएगी, वो भी आप देख लेना। जो न्यू बुक है वो प्रिंटिंग हो गई हुई है, उसका आ गया है सब कुछ। अब ये जो चार्ट बुक है ये आप देख ही रहे हो, इसकी थिकनेस, मतलब आप इसको काउंट कर सकते हो कि इसके हार्डली कितने पेजेस हैं। नहीं, 16 पेजेस हैं। ये कितने पेजेस हैं? 16 पेजेस हैं। और आपके इकोनॉमिक्स का कोई भी एक भी कंसेप्ट इस बुक मटेरियल से मिस नहीं है। इसको इस प्रकार से मैंने डिजाइन किया है। ये फर्स्ट पेज रहेगा, मेरी शायद तक आपको नहीं दिखेगा, नो प्रॉब्लम, मैं दिखा दूंगा। हाँ, स्क्रीन में दिखा दो, रुक जाओ, कुछ तो सस्पेंस रखने दो। मिल जाएगा नोट्स तो अच्छी बात है। ओके, इसमें मार्क्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन है और कुछ डिस्क्लेमर्स लिखे हुए हैं। ओके, कब ये चार्ट बुक हेल्पफुल है। ये पूरे चार्ट बुक में मैंने पूरा ये कंसेप्ट फॉलो किया है कि ये एक फर्स्ट चैप्टर है फॉर एग्जांपल, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके आंखों के सामने है, जिसको बर्ड आई व्यू, ईगल आई व्यू, जो भी बोलो आप। लेकिन क्या है, ये एक चैप्टर है, ये सेकंड पेज में, थर्ड पेज में नहीं जाने वाला। ये कौन सा चैप्टर बताओ? सेकंड चैप्टर है। तो जब आपके सामने क्या होता है, एक और प्रॉब्लम बताता हूं। आप जैसे ही कोई आंसर रहता है, नहीं ये पॉइंट जो है कार्डिनल मेजरमेंट टाइप्स में था कि फीचर में था, आपको इसमें भी कंफ्यूजन होता है, फिर आप पेज टर्न करना चालू करते हो, राइट? यहां बस क्या होने वाला है, आपको सिंगल पेज में आपको सामने ही दिखेगा कि कौन सा पॉइंट किस में है। पूरा का पूरा चैप्टर इसी में कंप्लीट होगा। कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको समझ में आता है कि नहीं ये पॉइंट इसका है और ये पॉइंट इसका है, और वो भी पॉइंट में कंफ्यूजन वैसे यहां होने वाला नहीं है, क्योंकि हम इस टाइप से उसको स्टडी करने वाले हैं। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो ओवरव्यू, तो ये पूरा इस तरह का चैप्टर है। चैप्टर 3 कैसे कंप्लीट होगा? आपके बुक्स में ऐसे कंप्लीट नहीं है, डोंट वरी। ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4 ये कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? लाइक वाइज हमने पूरा का पूरे मटेरियल को इस प्रकार से समराइज किया गया है कि आपके पास सिर्फ एक बार पेज बुक ओपन किया हमारी चार्ट बुक, तो आपका पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और यही नॉर्मल टेक्स्ट बुक में 8 to 10 पेजेस में है। ओके, सो आपको इस तरह करने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करना भी है तो इसको एक बार टूर टूर के देख लेंगे तो भी आपको रिटेन हो जाएगा। अब आ गए यहां पास तक। अब चलते हैं आज ही के सेशन से कि मेरा हमेशा का पिछले 25 सालों से मैं चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करता हूं। अब उसका भी लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 में पढ़ाऊंगा, तब जाके मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, चैप्टर नंबर 1। क्योंकि चैप्टर नंबर 1, एक कंक्लूजन तो यहीं पास दे देता हूं, चैप्टर नंबर 1 इज द समरी ऑफ चैप्टर नंबर 2 to 5 एंड 6 to 10।
उसकी समरी है। सो इतने बड़े बड़े टर्म हैं, मार्केट टेक्नोलॉजी या ऐसे कुछ है कि मार्केट ट्रेंड है, तो अब आपको पता ही नहीं है जब उसके बारे में, तो आप उसको ओवरव्यू देख के आपको समझेगा क्या कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो जैसे ही हमारा फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बोल रहा था, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो अब जब आपको इतने बड़े बड़े टर्म हैं वो इजिली समझ में आएंगे। नहीं तो अभी क्या करोगे, चैप्टर नंबर 1 हाँ होता है, मैं बोलूंगा हाँ आगे हम पढ़ने वाले, हाँ हम आगे 1 पढ़ने वाले, बट वो आपको चैप्टर नंबर 1 अंदर तक नहीं जाएगा। हम कैसे पढ़ने वाले हैं, हम 2 3 4 5 1 और 6 से 10। सेकंड, एक और स्ट्रॉन्ग वर्ड, ये पक्का है कि इतने अंदर तक घोल दूंगा इकोनॉमिक्स कि ये गलती से भी यदि यहाँ कहीं से ब्लड निकल जाएगा ना, वहां से भड़बड़ा के इकोनॉमिक्स निकलने वाली है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। और यही टॉपिक आपने गलती से उड़ाते हुए पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, कंज्यूमर बिहेवियर, ऐसा कुछ टॉपिक रहेगा आपके टॉपिक। याद आए तो पढ़ा है क्या 11th स्टैंडर्ड? ऐसे ही कूद के आ गए क्या इधर? So let's begin with the utility analysis topic, that is chapter number 2। इस तरह का चार्ट आपके स्क्रीन में है, जो ऑनलाइन है या फेस टू फेस है, दोनों आराम से देखते रहे इस चार्ट को। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूटिलिटी, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में उस कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा था। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होती है, यूटिलिटी एनालिसिस। डू वन थिंग, गिविंग यू नेक्स्ट 3 to 4 seconds, सेटल डाउन फास्ट, सेटल डाउन फास्ट, पूरे एनर्जी के साथ वाटर ड्रिंक वगैरह सब ले लो। इसके बाद अपन जब स्टार्ट करेंगे तो उसको कंप्लीट करके जाएंगे फास्ट। आप अपने पास पेंसिल एटलीस्ट कैरी करें साथ में। आज के सेशन में आपको मैं थोड़ा सा बुक्स का भी रेफरेंस दूंगा, स्टेट बोर्ड का। रीजन ये है कि ताकि आपको एक चीज की एश्योरिटी, फर्स्ट चैप्टर बस हम स्टेट बोर्ड की बुक से करेंगे और बाकी सब हम चैप्टर किससे करेंगे, मेरी खुद की बुक से करेंगे। ठीक है, ये किस लिए कर रहा हूं, ताकि आपको एक चीज एश्योर्ड हो कि इसमें से 2 पेजेस के अंदर जो बैक टू बैक पेजेस मिले हैं, या कि आप सामने देख रहे हो, ये 2 पेजेस के अंदर 100% सारे कंसेप्ट कवर हो चुके हैं, इसमें से कोई सा भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है। ऐसा नहीं करना होले टाइप का कि हाँ स्टेट बोर्ड की बुक इक्विवेलेंट एकदम इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने अपने बुक्स में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है, इतना सा छोटा सा डिफरेंस है। और स्टेट बोर्ड बुक्स का ही मैंने पूरे पूरे हेडिंग्स यूज करने की कोशिश की है, बिकॉज आप अपनी खुद की हेडिंग बनाओगे तो आपको खुद के ही मार्क्स मिलेंगे। वो क्या है आपको पता है। रिफर करते हुए, यूटिलिटी एनालिसिस, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा रेफरेंस लिया था, किस चीज के लिए, टॉपिक था कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की, एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, हर वक्त वो क्या करता है किसी भी चीज के लिए, यूटिलिटी एनालिसिस करता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये यूटिलिटी वर्ड आया कहां से और ये होता क्या है। अब यूटिलिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज की आपकी रिक्वायरमेंट, किसी चीज की आपकी रिक्वायरमेंट। अब आपको कोविड का टाइम याद आ रहा है, इसलिए मैंने पॉज लिया। कोविड बहुत ही डरावना था। क्या उसका पॉइंट है, आपको जैसे जो भी चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी, किसी को पिज्जा पसंद था, ओके, पिज्जा हट का पिज्जा चाहिए था, लार्ज पिज्जा, लेकिन वो मिल पा रहा था क्या, नहीं। तो अपने अंदर की सारी कला निकल के आ रही थी घर के अंदर, और आप घर में ही पिज्जा बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपने पता नहीं क्या क्या किया है कोविड में, आपको भी पता है, हर तरह की दुनिया की चीजें आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ली थी। आपको क्रेविंग हो रही थी क्या खाने की, पिज्जा खाने की। तो वो खाने की जो है उसकी बोलते हैं क्या, यूटिलिटी, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जो खाने के बाद जो आपको मिलने वाला था वो क्या था, रिजल्ट, दैट इज द एंड पॉइंट, जिसको बोलते हैं क्या, सेटिस्फेक्शन। हम सबसे पहला पढ़ते हैं कि आखिर ये यूटिलिटी है क्या। यूटिलिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो मैंने यहां पास दोनों चीज बता दी, यूटिलिटी क्या है, कैपेसिटी उसकी क्या है, और आपका एक सेटिस्फेक्शन, जो सेटिस्फाई वर्ड लिखा हुआ है वो भी एक्सप्लेन किया। सेटिस्फाई मतलब क्या आपका,
एंड रिजल्ट। यहां पर दो चीजें आपके मिलके बनने वाली हैं, वो क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक होता है एंड पॉइंट। तो यूटिलिटी इज व्हाट, यूटिलिटी इज व्हाट, स्टार्टिंग पॉइंट, यूटिलिटी इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। और ये आप बोल सकते हो यहां यूटिलिटी और यहां पर क्या है, सेटिस्फेक्शन। तो कुछ भी चीजें हैं, दोनों वर्ड क्या है, पहली चीज और क्या क्लियर हुई, दोनों वर्ड क्या है, डिफरेंट है। सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी बोथ आर नॉट सेम। यूटिलिटी क्या आपकी किसी भी चीज की स्टार्टिंग पॉइंट है। और अब एग्जांपल रियल लाइफ से लेना स्टार्ट करते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। जब आप बिग बाजार जाते हो, जाते थे, चलो रिलायंस मॉल जाते हो या कहीं भी जा रहे हो आप, बहुत बढ़िया बढ़िया शोरूम दिखते हैं, तो क्या आप कहीं भी घुस जाते हो, कुछ भी बाय कर लेते हो? नहीं। आप यदि प्रॉपर स्टोर में भी गए हो, आपने बहुत सारे उसमें गारमेंट्स हैं, आपको लग रहा है, तो आप उसमें से क्या सेलेक्ट करना चाहते हो? आप प्राइस भी देखते हो, पर्पस भी देखते हो, किस पर्पस के लिए है, कलर अपनी चॉइस भी देखते हो, अपने रिक्वायरमेंट देखते हो, मतलब बहुत सारी चीज देखते हो। ये क्या कर रहे हो आप अल्टीमेटली, आप अपनी यूटिलिटी एनालिसिस कर रहे हो कि एक्चुअली एट व्हाट प्राइस, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सब चीजें आपके दिमाग में चल रहा है। दैट इज व्हाट कॉल यूटिलिटी एनालिसिस। मैं यूटिलिटी नहीं बोल रहा हूं, अब यूटिलिटी एनालिसिस आपके माइंड में चल रही है। ओके, सो कोई भी यूटिलिटी है, कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विल बी कंसिडर्ड एज यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी के साथ आप वहां जाके क्या करना चालू करते हो, एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेस। एवरी इंडिविजुअल, हाँ एक और डिस्क्लेमर, ये तो भूल ही गया इंपॉर्टेंट। जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं और जब हम, मैं बोलूंगा कि आपको साथ में बोलना है, तो यू हैव टू स्पीक। ऑनलाइन वाले भी अपने आप को हॉले टाइप का करेंगे, बोलेंगे कि सर मेरे घर वाले देख रहे हैं, बगल में कोई बैठा है, आपको उस शक भरी निगाहों से देखेंगे, बोलेंगे कौन पढ़ा रहा है, क्या चल रहा है, आप क्यों बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, आपके मार्क्स उनको क्लियरली बता देंगे कि ये क्यों आप बोल रहे थे। ओके, बचपन से आपने भी ध्यान दिया हो, जिनको भी ये कंसेप्ट पता हो, जितना ज्यादा आप देखो, कुछ भी चीज रीड रिसाइट रिटेन ऐसे करके कंसेप्ट होता है, तो आपको पता हो, RRR कंसेप्ट करके मूवी नहीं। उसमें क्या रहता है, आप कितने तरीके से पढ़ना चालू करते हो। एक आंखों से देखते हो, एक कानों से सुनते हो, मैं स्टडी की बात कर रहा हूं, मुंह से बोलते हो और हाथों से लिखते हो। दीज आर द मोड टू रिटेन समथिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सिर्फ आप एक कान से सुनोगे और आंखों से देखोगे, तो आंखों से आप दिन भर इतना देखते हो और इतना सुनते हो कि इन दोनों का ना कंफ्यूज हो जाते, दिमाग ज्यादा टाइम तक कुछ भी रिटेन नहीं कर पाता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मैं पढ़ने की तरीके बता रहा हूं अभी। हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली मैंने बहुत बार बोला स्टूडेंट्स को, आपको व्यू करना चाहिए, उसमें मैंने बहुत से पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं कि आपको स्टडी कैसे करना चाहिए। सिर्फ आप आंखों से पढ़ोगे और कानों से पढ़ोगे, तो आपको ज्यादा दिन तक वो रिटेन नहीं होगा। मैं एक एडिशन क्या करवा रहा हूं, मुझ बोलो, तो वो भी एक आपके खुद की आवाज जब कान तक पहुंचेगी, तब आपको रिटेन होगा। हाँ मैंने ही तो बोला था ये चीजें। आपको अपनी बोली हुई चीज भूलती है क्या जल्दी? मैंने आपको बोला था परसों का डेट, नहीं नहीं आपने परसों नहीं, कल का दिया था। तो ये सब चीजें क्या चल रही हैं, आप अपनी बोली हुई चीज जल्दी भूलते नहीं हो। सेकंड क्या है, एक और मैं बोलूंगा, कोशिश करो जो हेडिंग्स हैं क्लास में ही, जो अपने नोटबुक्स वगैरह रहेंगी बैक साइड रफ में, उसमें हेडिंग्स लिखने की कोशिश करो। जो भी 10 की 10 हेडिंग्स है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे लिखना है। ओके, ये भी कंसेप्ट समझ में आया? तो ये पढ़ने के स्टार्टिंग ट्रेंड बता दे रहा हूं, इसलिए बाद में प्रॉब्लम नहीं है। So every individual tries to satisfy his want from the available resources. अब आपको पॉकेट मनी सबको मिलती है, ऑन एन एवरेज सबको 500 600 डिपेंड ऑन वीकली मंथली जैसे भी मिलती हो। आप क्या करते हो उसके साथ, जाते हो स्टारबक्स में जाके एक कॉफी खरीद के पी लेते हो, खत्म करते हो। क्या करते हो आप उस पैसे की प्रॉपर प्लानिंग करते हो कि मेरा अगस्त में बर्थडे आने वाला है, तो अब मैं उसके लिए पहले 500 रुपीज में से 100 रुपीज वहां रख देता हूं, बचा 400। इसमें से मैं काम करूंगा, मेरे डेली ट्रेवलिंग के लिए बस के लिए मेरे को इतना लगेगा, या टू व्हीलर है तो पेट्रोल के लिए इतना लगेगा, और उसके बाद मेरे को लेक्चर के बाद भूख लगती है तो एक कोल्ड कॉफी या की वड़ा पाव खाने के लिए मेरे को इतना लगेगा। क्लास से मेरे को कॉलेज जाने के लिए कैसे जाऊंगा, वॉकिंग जाऊंगा, एडजस्ट कर लूंगा। पैसे बचा के मैं क्या करने वाला हूं, अपने बर्थडे के लिए अच्छी ड्रेस परचेस करनी है या कि पार्टी प्लान करनी है। व्हाट यू आर डूइंग, प्लानिंग। क्या कर रहे हो, अब रीड करो वो सेंटेंस को जो सामने लिखा है, एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट विथ अवेलेबल रिसोर्सेज। वहां फिल इन द ब्लैंक है, तो उसको अपन फिल कर लेंगे। ओके,
अब यहां पर रिसोर्सेस क्या है लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, मेरा मिस हो गया, करना पड़ता है। सुनो, अब यहां पर रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस बोला जाता है। अब आप यहां पास रिसोर्सेस सिर्फ मनी नहीं बोलूंगा, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया वहां पास क्या था, मनी था। आपके घर में फूड रहता है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कौन कितना खा रहा, कैसे खा रहा, या कि कुछ भी चीजें हैं। तो ये जितने भी आपके पास रिसोर्सेज, आप समझने के लिए स्ट्रेट मनी पॉइंट ऑफ से सोचोगे तो आपको एकदम हमेशा क्लियर रहेगा। तो रिसोर्सेज यहां पास क्या है, मनी है। तो आप जितनी आपके पास मनी है उससे आप पूरा इस प्रकार से, हर एक इंडिविजुअल इस तरह से उस मनी को अरेंज करता है जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। सो एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी के फीचर्स क्या है, मैं डायरेक्टली आ रहा हूं और अपन डिटेल में जाएंगे, बहुत एग्जांपल है, मतलब एग्जांपल लेते लेते खत्म नहीं होंगे। यहां पास फीचर्स धीरे धीरे यहां भी क्लियर होंगे। फीचर्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज मतलब क्या, कि कोई भी चीज को हम दो से मल्टीपर्पज यूज कर सके। लाइक व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ एसी चल रही, फैन चल रहा, ट्यूब चल रहा, माइक चल रहा, सिस्टम चल रहा, कंप्यूटर लैपटॉप चल रहा है, ये सब क्या है, मल्टीपर्पज। इसी तरह वाटर, वाटर से आपने सुबह से क्या क्या किया आपको भी पता है, आई मीन घर में क्या क्या चल रहा है, मैं ऐसे बोल रहा हूं। सो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। ये मल्टीपर्पज भी हो सकती है लेकिन सब चीज ऐसे नहीं होती। बेंच का काम है, उसके ऊपर आप क्या करोगे, बैठ के पढ़ने ही वाले हो, अब आप कुछ और मत सोचना। हाँ, सो यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। सेकंड इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ये क्यों बोला गया है सब्जेक्टिव कंसेप्ट, बिकॉज यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जितने भी यूटिलिटी के मैं एग्जांपल बोल रहा था ना, यहां हम यूज करेंगे। ये माइक किसने किसने परचेस किया, आपने क्यों नहीं परचेस किया, क्या नहीं थी, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक से। आप यूटिलिटी का पूरा कंसेप्ट जो है आप डे टू डे लाइफ में एकदम इन डेप्थ यूज करते हो। ऐसा नहीं है कुछ नया आप सीख रहे हो, लेकिन ये अभी लिखा हुआ पहली बार पढ़ रहे हो कि ये यूटिलिटी होती क्या है। क्यों नहीं परचेस किया आपने, क्योंकि आपके पास क्या नहीं थी, इसकी यूटिलिटी नहीं थी। आपने पेन परचेस किया, सबने बहुत पेन परचेस की बचपन से, आज तक आपने ये वाली पेन क्यों नहीं परचेस की, इलेक्ट्रिक पेन, आपकी क्या नहीं थी, यूटिलिटी नहीं थी। तो बोल रहा है सब्जेक्टिव कंसेप्ट कि कोई भी प्रोडक्ट की सबको इक्वल यूटिलिटी नहीं रहेगी। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। That's why it is called as is a just a subjective concept. ये proper full proof नहीं है, this is just a subjective concept लिखा हुआ है, क्योंकि यूटिलिटी डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। अब ये बहुत अच्छा है, अभी तक हमको लग रहा था यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दोनों सेम है। अब ये कैसे यूजफुलनेस से अलग है, जैसे आपको मिल्क का यूटिलिटी भी है और वो यूजफुल भी बहुत है क्योंकि आपके हेल्थ में अच्छा इंपैक्ट करेगा। बट अल्कोहल एंड सिगरेट आपकी यूटिलिटी है क्योंकि आपकी हैबिट है, यूटिलिटी आपको है, आपको चाहिए, आपकी यूटिलिटी है, बट क्या वो यूजफुल है, नहीं, इट्स अ हार्मफुल। तो इसलिए बोल रहा है कि यहां पास यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट है यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड या बेस फॉर डिमांड। किसी भी चीज में कोई भी कंपनी जब अपन कुछ चीज मैन्युफैक्चर करती है तो पहले वो क्या देखेगी, डायरेक्टली ये क्या पेन बना दिया गया क्या, नहीं, क्या ये माइक बना दिया क्या, नहीं, इसके लिए क्या देखा गया होगा, कंपनी ने क्या देखा होगा, डिमांड है कि नहीं है, लोगों को इसकी यूटिलिटी है कि नहीं है। यूटिलिटी रहेगी तो वो क्या करेंगे, उस चीज का डिमांड करेंगे, तब जाके मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, यूटिलिटी। किसी को किसी चीज की यूटिलिटी आई तब उसके बाद उसका क्या हुआ, डिमांड आया, और डिमांड के बाद उसका मैन्युफैक्चर। इसीलिए बोला जा रहा है यूटिलिटी क्या है, बेस है, किस चीज के लिए, डिमांड की है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। यूटिलिटी क्या है, डिपेंड्स करती है इंटेंसिटी ऑफ वांट्स पे। अब मेरे को वाटर का अभी यूटिलिटी है, सबसे ज्यादा यहां किसको है, मेरे को है, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो मेरा का मैं थ्रस्टी फील कर रहा हूं, गॉट इट। सो इसी तरह आप, मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं आया हूं, तो जो मॉर्निंग से आपको जो मिलेगा 10 o'clock 11 o'clock, जब ब्रेकफास्ट, जब एकदम आप हंगर रहोगे, तो उस वक्त जब खाते हो
उस वक्त ज्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगा, राइट? इसीलिए बोला जा रहा है यहां पास डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। आप ना मेरे साथ इमेजिका ट्रिप को गए हो, गए थे बहुत स्टूडेंट गए हैं, फिर से जाएंगे कहीं और। अब लास्ट टाइम गए थे तो अपन को क्या था, मील थे, जाते वक्त भी अपन ने थोड़ा बहुत कुछ खाया, लंच में भी अच्छा भर भर के खाया, और उसके बाद इवनिंग स्नैक्स में भी खाया। अब इमेजिका जाते हो तो मालूम ही है अंदर कैसे प्राइसेस रहते हैं, ओके। अब अगली बार लेके जाता हूं और फूड पार्ट हटा देते हैं। एग्जाम्पल है, भावनाओं में मत बहो। अपन फुट पार्ट स्किप कर देते हैं। आप मॉर्निंग 7 o'clock से बेरे क्लासेस में आए हो और यहाँ पास से आपने स्टार्ट किया ट्रिप, बस में सब लोग चढ़े, वहां गए। इस बार अपन वाटर पार्क, थीम पार्क नहीं, वाटर पार्क जा रहे हैं, और इशारे काफी हैं, अरे इधर तो मन में लड्डू फूट रहे हैं। अपन वाटर पार्क गए हैं, अब वहां पास आप सुबह से कुछ अभी तक नहीं मिला खाने को, घर से जो बिस्किट्स आए थे तो वो धीरे धीरे करके खा रहे हो आप, बस वो भी कहां, बस तक में। और वहां पास गेट में पहुंचे, बोले ये क्या है, चलो निकालो डस्टबिन में, निकालो डस्टबिन में। ऐसा ही होता है ना, हाँ। तो कुछ खाने के लिए भी नहीं अंदर ले जाने देते, आप पूरे दिन वाटर पार्क में। अब शाम को अब निकले, खाने को तो मैंने दिया नहीं कुछ, हाँ। सो अभी शाम को निकलोगे, बताओ, मैं बोलूंगा नहीं अब पुणे जाके ही खाएंगे जो खाएंगे, तो बताओ आपकी हालत क्या रहेगी कि बस अब रेस्ट। कहां से आते हो तुम्हारे जैसे, उपवास नहीं के लगा अभी। सो यहां पास आपको इंटेंसिटी ऑफ वांट्स अच्छे से समझ में आया क्या? जैसे ही आपकी वांट्स उस वक्त क्या रहेगी, उस वक्त जो उस यूटिलिटी इतनी ज्यादा रहेगी, आपको उससे इंटेंसिटी से डिपेंड आएगा कि कितनी ज्यादा आपको किस चीज की यूटिलिटी है। उस वक्त सबसे ज्यादा यूटिलिटी किस चीज की है, फूड की। अब वह वहां भी ले जाऊं और बोलूं कि बस तो पता नहीं चली गई, भाग गई किसी के साथ। अब बस भाग गई तो आपको ट्रक के साथ भाग गई, ठीक है, ट्रक के साथ भाग गई बस। अब वहां बस आपको यूटिलिटी क्या है, अब वहां से आपको पुणे आना है और बहुत लेट नाइट हो चुका है, थीम पार्क वाटर पार्क में पूरे जिंदगी के मजे लूट रहे थे, अभी बाद में भूल ही गए कि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है इवनिंग को। अब क्या होगा, अभी आपको उस वक्त किस चीज की यूटिलिटी है, व्हीकल की, ओके। किसी भी टाइप की व्हीकल मिल जाए, मैं ऑटो से बैठ के चल देंगे, ठीक है। सो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, यूटिलिटी किसके, यहां पास डिपेंड अपॉन यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। यूटिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है। अभी आपका रेगुलर चल रहा है, डेली आते हो, खाते हो मस्त आराम से, मैं ये सब एसी एसी बोल रहे बंद करो सर, ठंडी लग रही, मैं बंद कर देता हूं, 5 मिनट के बाद बताओ क्या होगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी, राइट? सो नेक्स्ट आते हैं, सो आपको समझ में आया क्या, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। नेक्स्ट आते हैं, मेजरमेंट इज हाइपोथेटिकल। अब ये हाइपोथेटिकल क्यों बोला गया है, इसको हाइपोथेटिकल इसलिए बोला गया है कि बिकॉज दिस इज कार्डिनल मेजरमेंट, कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। आप ऐसे करते हो क्या, मैं अभी एक काम करता हूं, मैं फ्रूटी लेके आता हूं, आप पियोगे तो क्या बोलोगे, मजा आया, एक और चाहिए बोलोगे, एक और चाहिए। लेकिन आप बताते हो क्या कि आपको मजा आया, कितना मजा आया बताते हो, कैसे बताते हो, मजा आया, मस्त टेस्टी था। आपको मैं कोई अच्छे से आप नेचुरल्स की आइसक्रीम खाते हो, बोलते हो हाँ टेस्टी है। आप सोनू निगम की करते हो क्या, बहुत मजा आया, 10 out of 10, आप करते हो क्या? तो ये क्या है, कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, ये बस हाइपोथेटिकल है, क्योंकि यूटिलिटी हम मेजर कर सकते हैं। आपने कुछ एक नया कपड़ा, अच्छा ड्रेस खरीद के लाए, पहन के गए, सब लोग बहुत बढ़िया ड्रेस है, बहुत बढ़िया ड्रेस है, किसी ने बोला क्या 10 out of 10, ऐसा किसी ने बोला क्या आपको आज तक, नहीं। इसलिए इसको बोला जा रहा है जिस चीज की भी यूटिलिटी है कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, दिस इज कार्डिनल मेजरमेंट। जस्ट एक हाइपोथेटिकल एक चीज है जिसको अपन नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पूरी इकोनॉमिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो, विदाउट नंबर्स इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स बन ही नहीं सकती है। जब आपने 11th में भी पढ़ा, पूरे के पूरे पास्ट रिकॉर्ड 1990 से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब आपके क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ किसमें एक्सप्लेन किया गया है, नंबर्स में, कि वहां से अभी तक कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो इसी तरह यहां पास भी जो आपकी यूटिलिटी है, इसको किसमें किया जा रहा है, यूज इन नंबर्स। समझ में आ रहा है?
सारे गमापा हो या कि डांस इंडिया डांस हो, 5 आउट ऑफ 5, कोई वहां बोलते हैं, बहुत बोलते रहते हैं बहुत मजा आया, बहुत अच्छा गाया, ये किया, बहुत अच्छा डांस किया, लेकिन आखिरी में क्या देते हैं? अल्टीमेटली नंबर्स देते हैं वो। ओके, दैट डिनोट्स कि उनको कितना मजा आया। लेकिन आप रियल लाइफ में ऐसे मत करना। घर में जाके मम्मी ये खाना मस्त है आज, जेवण मस्त आवडला मला, 10 आउट ऑफ 9, फिर आपको पता चलेगा फिर क्या होगा। ओके, मेजरमेंट इज हाइपोथेटिकल, इसीलिए बोला गया है कि मेजरमेंट क्या है? हाइपोथेटिकल है। ये रियल लाइफ में ऐसे आप कोई मेजरमेंट नहीं करते हो। समझ में आ रहा है? ये तो और मजेदार है, नाम में ही लिखा है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। अब आप ऐसे हापूस मैंगो खाने को बोलते हो, क्या मजा आया, ऐसे करते हो क्या? हाँ, नहीं। लेकिन आप प्लेजर की बात करते हैं यहाँ पास, तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं कि जो आपको करनी पड़ती है, लेकिन उससे आपको प्लेजर नहीं मिलता। अरे लिखा है, अपनी सोच को संभालो। अरे ये मैंने नहीं लिख के लाया, बुक में आपके लिखा हुआ है। अरे मैं बोलने दो ना। यूटिलिटी कैसे डिफर कर जाएगी? देखो, इतना अच्छा एग्जांपल है, इंजेक्शन किसको किसको पसंद आता है? यहां भी लगाओ, यहां भी लगाओ, ऐसे कोई करता है क्या? बहुत मजा आता है क्या? नहीं। बट उसको आपको जब आपकी यू आर नॉट वेल एंड आपको फीवर है या जो भी प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करता है? डॉक्टर लगाता है, बोलता है यहाँ लगाया नहीं, एक और यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो। ऐसे करते हो क्या? आपको मजा आ रहा है क्या? नहीं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत बार किसी चीज की यूटिलिटी होती है, बट उससे क्या होता है? प्लेजर नहीं मिलता है। तो यूटिलिटी एंड प्लेजर बोथ आर डिफरेंट। वही चीज लिखा हुआ है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम, यू स्टैंड फॉर यूटिलिटी, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। नेक्स्ट आता है रिलेटिव कंसेप्ट। अब यूटिलिटी, ये भी बहुत बढ़िया है। कौन कौन आज अम्ब्रेला लेके आया है? कौन कौन अम्ब्रेला लेके आया है? कहां से आते हो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आज कोई अम्ब्रेला लेके आया क्या? नहीं लेके आया। यही रेनी सीजन आ जाए तो बताओ किसके किसके पास अम्ब्रेला रहेगा? सबके पास रहेगा। सो यहां पास रिलेटिव कंसेप्ट क्या हुआ? टाइम टू टाइम क्या होता है? डिफर करता है। आप रेनी सीजन में देखो, अभी भी एक बार समर है तो बात अलग है, अम्ब्रेला लेके घूम सकते हैं। ओके, लेकिन विंटर सीजन में आप अम्ब्रेला निकलोगे तो वापस शायद तक घर ठीक से नहीं पहुंच पाओ। लोग आपको रास्ते में शक भरी निगाहों से देखेंगे कि आखिर आप कहां से आए हो। ओके, सो यहां पर रिलेटिव कंसेप्ट क्यों बोला गया है? यहां पास क्यों बोला गया रिलेटिव कंसेप्ट? बिकॉज यूटिलिटी जो है डिफर करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। वो किसी ना किसी चीज से रिलेट करती है। तो आप किसी भी गुड्स का, कुछ चीजें, वुलन क्लोथ आप अभी कोई पहन के आए क्या? वुलन क्लोथ नहीं। क्यों? क्योंकि आपका क्या नहीं मैच कर रहा है? अभी सीजन्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो यूटिलिटी क्या है? रिलेट करती है। इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। एक काम करते हैं, मैं टेरिस में एसी लगवा लेता हूं, ऐसा हो सकता है क्या? वो उसका रिलेटिव कंसेप्ट है। अच्छा, एक काम करते हैं, सी में शिप होती है, मैं इसको क्लासरूम में रख लेता हूं। क्या हो रहा है? सब चीज का एक रिलेटिव कंसेप्ट है कि उसकी शिप की यूटिलिटी कहां है? सी में है। जहां पास गहरे समुद्र है, वहां पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपकी जिंदगी के मजे लूटने के लिए वहां पास आप यूज करोगे। एसी कहां है? क्लासरूम के अंदर है, आपके घर के अंदर होगी। तो सब चीज का है, क्या है? एक रिलेटिव कंसेप्ट है, उससे रिलेट करके ही उसमें मिलेगा। नेक्स्ट आता है, ये भी और मजेदार है, पता नहीं इसने ढूंढ ढूंढ के दिया है क्या पॉइंट। एथिकली न्यूट्रल बोल रहा है, यूटिलिटी, आप नाइफ के साथ क्या क्या कर सकते हो? क्या क्या काट सकते हो? अरे भाजी तरकारी, वाह। सब्जी, सब्जी, ओके। नेक्स्ट, आप क्या कटोगे? कांदा, बटाटा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यही सब कट करने वाले हो आप। हाँ, अब ये इस तरह के कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं क्या इंसान को भी काट सकते हैं? तो बोलता है, वो इंसान बोल रहा है वो अगला, ठीक है, अच्छा वो आपने एग्जाम्पल दे दिया। सो बोल रहा है कि जो नाइफ है वो नहीं कंसिडर करती क्या चीज गुड है क्या चीज बैड है। नाइफ जाएगी, बोलेगी नहीं मैं इसको नहीं कट करूंगी, तो वो ऐसे नहीं करती है। आप वाहिया तो आप उससे कुछ भी कट कर सकते हो, ठीक है, जैसे ये है। सो इथिकली न्यूट्रल जो यूटिलिटी होती है, तो इसको भी यूटिलिटी है और आप सबको भी यूटिलिटी है। अब ये इंसानों को काटेगा और आप किसको काटोगे?
वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को काटोगे। तो इसलिए बोल रहा है यूटिलिटी क्या है, इथिकली न्यूट्रल है, कि आप उससे गुड और बैड उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप अपने हिसाब से अपनी अपनी यूटिलिटी आइडेंटिफाई कर लेते हो, आप अपनी यूटिलिटी। एंड लास्ट पॉइंट है जो कि मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, व्हाट utility differ from satisfaction because utility is the cause starting point and satisfaction is the end result। so कोई भी चीज का हो, किसी भी चीज का हो, आप बताओ, चलो ये क्लास में भी बैठे हो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, एडमिशन, एंड एंड रिजल्ट क्या है, आपके मार्क्स। सबको समझ में आ रहा है? तो आप तो ऐसे नहीं है ना कि आप बोलो सेटिस्फेक्शन पहले दिन में, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड, ऐसे हो रहा है क्या? सेटिस्फेक्शन आपको कब मिलने वाला है, जब आपको एकदम अच्छे से चैप्टर रिटेन रहेगा, एग्जाम में जाके आउटपुट में लिख पे आओगे और उसके बाद अच्छे मार्क्स आएंगे। सो यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन बोथ आर डिफरेंट। तो यूटिलिटी क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था कि आपको, मेरे को 12th में एकदम फाड़ देना है, एकदम मस्त मार्क्स लाने के, दैट इज द योर यूटिलिटी। ओके, एंड सेटिस्फेक्शन कब आएगा आपको, जब रिजल्ट आएगा तो कूदते हुए जो निकलोगे उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। दैट्स व्हाई यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। अब जिस चीज के लिए आप इतनी देर से रुके थे, दैट इज, ये क्या लिखा है सर? अरे मेमोरी टेक्निक है, अरे मेमोरी टेक्निक है, मेरे से सब इम्प्रेस। तो फर्स्ट मेमोरी टेक्निक है मेरे से सब इम्प्रेस, पहले क्या कोइंसिडेंस है। लेकिन और चैप्टर का भी नाम क्या है, यूटिलिटी। तो मैं बहुत बार हर चैप्टर, हर लेक्चर में बोलता हूं, यूटिलिटी सिर्फ 12th में इस चैप्टर की यूटिलिटी या इकोनॉमिक्स की नहीं है, ये इसकी यूटिलिटी आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक रहने वाली है। एंड आपको ना इस, ये इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद एंड ऑफ द रिजल्ट में आपको ये भी एक बताऊंगा कि इवन फाइनेंस मिनिस्टर वहां बैठ के भी ना आज भी इन सब कंसेप्ट को समझ के, अब वो जैसे होता है ना कि आप बाइक ड्राइव करते हो फॉर एग्जांपल, जिसको आती है, अच्छा खाना खाते हो तो ऐसे करते हो क्या, ऐसे ऐसे करके खाते हो क्या, आपको पता है कि आप नॉर्मल फूड कंज्यूम कर रहे हो, नहीं मेरे को यहां से इतने डिग्री में लेके जाना है और यहां बस डालूंगा बराबर से, नहीं तो नीचे गिर जाए, ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं। सो बिल्कुल उसी तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उनके बैक ऑफ द माइंड में ये सब चीजें ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो रही हैं, और उसके बाद वो अपने डिसीजंस लेते हैं। आरबीआई गवर्नर क्यों अपना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्यों इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ये क्यों कर रहे हैं, इसके इससे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या इंपैक्ट है, वो सब इकोनॉमिक्स में 12th के अंदर ही सब आपको पढ़ा दिया गया है। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये आगे भी क्या होने वाले हैं, कंटिन्यू होने वाले हैं। सो इसकी यूटिलिटी क्या है, चैप्टर की नाम भी यूटिलिटी है, इसका यूटिलिटी बहुत लॉन्ग टर्म तक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। मेरे से सब इम्प्रेस, मेरे से सब इम्प्रेस, मेरे से स्टैंड फॉर, देख देख के बोलना है आपको स्क्रीन में, मेरे से मल्टी पर्पस, से कुछ नहीं है, जो भी स्मॉल लेटर्स है उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। सो मेरे से मतलब क्या है, मल्टी पर्पस। एस क्या है आपका, सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यू क्या है आपका, यूजफुलनेस। बी क्या है, बेसिस ऑफ डिमांड। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। एम मेजरमेंट, बाकी आपको याद आ जाएगा, मेजरमेंट इज हाइपोथेटिकल। यू फिर पी क्या है, प्लेजर। R is relative concept, E is ethically neutral, and S is satisfaction। तो आप टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, 10। अब इस 10 पॉइंट्स को सिर्फ लेक्चर के बाद तक आपको सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फिर से एक बार, अब मेरे साथ बोलना है, मैं लिख रहा हूं, ये पेन मेरे को पता नहीं है, अच्छा वो आ जाएगी, कहां जाएगी ये पेन, मेरी क्यों नहीं दिख रही, अच्छा ये मेरे से, चलो, एम मल्टीपर्पस, देख के जो मैं बोल रहा हूं वही बोलते जाओ। एम मल्टीपर्पस, एस सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यू यूजफुलनेस, बी बेसिस ऑफ डिमांड, आई इंटेंसिटी, एम मेजरेबल, पी प्लेजर, आर रिलेटिव कंसेप्ट, ई इथिकली न्यूट्रल, एंड एस सेटिस्फैक्शन। चलो एक बार सब लोग मेरे सामने देखो, अभी जो ऑनलाइन नहीं बोल रहा होगा उनको याद नहीं आएगा, लेकिन आपको आवाज क्लास से समझ में आ जाएगी, बिना देखे बोल रहे हैं, कोई किसी के पास कुछ भी नहीं है, सब सामने देखो। एम मल्टीपर्पस, एस सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यू यूजफुलनेस, बी बेसिस ऑफ डिमांड, आई इंटेंसिटी, एम मेजरेबल, पी प्लेजर, आर रिलेटिव कंसेप्ट, ई इथिकली न्यूट्रल, एंड एस सेटिस्फैक्शन।
ये आप अपने घर में इस तरह चीख चीख के नहीं बोल सकते हो, नहीं तो आपको क्या घोषित कर दिया जाएगा आपको भी पता है, ठीक है। सो जब आप क्लास में हो तो एटलीस्ट मन ही मन में नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ, बहुत सही बोल रहे हो सर आप, तो मैं सही बोल रहा हूं मेरे को पता है, आप भी बोलो तो आपको रिटेन रहेगा। लास्ट टाइम एम मल्टीपर्पस, एस सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यू यूजफुलनेस, बी बेसिस ऑफ डिमांड, आई इंटेंसिटी, एम मेजरेबल, पी प्लेजर, आर रिलेटिव कंसेप्ट, ई इथिकली न्यूट्रल एंड एस सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये याद होगा डोंट वरी, धीरे धीरे अभी बाद में भी पूछूंगा। नेक्स्ट आते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट, टाइप्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी अब पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, पहले इसको रिटेन कर लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। कुछ हमारी मेमोरी टेक्निक्स जैसे रहेंगी, कैसी रहेंगी, कुछ सॉन्ग फॉर्म में रहेंगी, कुछ क्या रहेंगी मेमोनिक्स रहेंगे, बहुत से अलग अलग तरीके हैं, कुछ फ्लो फॉर्म में रहेंगे, इसके बाद ये आता है, ओके। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। कितने टाइप्स की यूटिलिटी है, 6। फर्स्ट क्या है, फॉर्म, आप लोग जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ते, पहले फॉर्म। दूसरा क्या है, प्लेस। थर्ड टाइम। फोर्थ सर्विस। 5 नॉलेज एंड 6 क्या है, पोजीशन। अब इसको सॉन्ग फॉर्म में मेरी तरह बोलना है, पहले मेरा सुन लो। फॉर्म प्लेस टाइम सर्विस नॉलेज पोजीशन। क्या है, फॉर्म प्लेस टाइम सर्विस नॉलेज पोजीशन। ठीक है, आखिरी में नहीं, आखिरी में लगाना इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रहेगा नहीं तो पक्का बता रहा हूं। तो क्या है, फॉर्म प्लेस टाइम सर्विस नॉलेज पोजीशन। चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्म से। फॉर्म क्या बोल रहा है, फॉर्म क्या बोलता है, फॉर्म बोलता है कि किसी भी चीज की यूटिलिटी कैसे इंक्रीज होती है। तो जैसे ही आप फॉर्म किसी चीज का चेंज करोगे वैसे ही उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ये क्या था, प्लास्टिक मटेरियल था, इसको इसका फॉर्म बदला गया और क्या निकल के आ गया ये मैंने कुछ नहीं बोला है, फॉर्म, इसका फॉर्म बदला। जैसे ये आपको टेबल दिख रही है, आप सबको टेबल दिख रही है, पहले ही क्या था, नॉर्मल वुड था, कैसे रहेगा, ये भी राउंड रहेगा, और उसको बराबर से कट वगैरह करके इसको फ्लैट करके बढ़िया से टेबल लैमिनेट लगा के इसमें मस्त कलर करके आपके लिए बैठने के लिए बनाया गया। तो कैसे चेंज हुआ, आप अभी प्लांट रहता है ये, तो उसके ऊपर बोलता जाओ बैठ जाओ, तो बैठ पाते क्या, तो जैसे ही आपने उसका फॉर्म चेंज किया वैसे ही उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। चेंज बस नहीं होगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, फॉर्म चेंज होने के बाद, प्लेस चेंज होने के बाद, इसका भी एग्जांपल दिया। अब ये एसी यदि कोई गोडाउन में रखी रही पैक्ड पीस में, तो कोई यूटिलिटी है क्या उसकी, उसको प्रॉपर लोकेशन में जैसे ही शिफ्ट कर दोगे उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह अभी शिप की मैं बात किया, क्लासरूम के अंदर रख देता हूं एक बहुत बड़ी सी शिप लाके, उसकी कोई यूटिलिटी है क्या, नहीं, वो कहां है उसकी यूटिलिटी, सीशोर में। इसी तरह गुड्स की जो भी है उसका प्लेस चेंज करने से चीजों की क्या होती है, चेंज, यूटिलिटी चेंज होने लगती है। डन। नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम के भी चेंज होने से क्या होती है, यूटिलिटी चेंज होने लगती है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मैं थोड़ा सा आपको बुक्स भी रेफर करवा दूंगा, हाँ कहां आ गए हम, टाइम, ये लो, चेंज इन द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। सो टेक्स्ट बुक कहीं भी पड़ी रहेगी, कब आपको उसकी यूटिलिटी आएगी, एग्जामिनेशन के टाइम में। क्या बढ़िया सा एग्जांपल है, बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, बोल रहा है ब्लड बैंक। तो बोल रहा है ब्लड बैंक आपके बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है, ब्लड बैंक में ब्लड है, उसकी रिक्वायरमेंट कहां है एग्जैक्टली, जब पेशेंट की रिक्वायरमेंट आएगी तब है। ऑब्जर्व व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी जब रहेगी तब अपन यूज करेंगे, तब जाके उसकी ज्यादा यूटिलिटी आपको समझ में आएगी। तो जैसे ही टाइम चेंज होता है, जैसे ही वुलन क्लोथ आप अपने कहां रख दिया, वुलन क्लोथ सबसे एकदम कॉर्नर पे जहां पास आप जाते भी नहीं हो, ढूंढते भी नहीं हो, वहां पास एकदम बंद करके रख दिया वुलन क्लोथ, क्यों, अभी समर है। तो आपके जितने भी लाइट वेट क्लोथ्स हैं आपने सब निकाल लिए और आप वो यूज कर रहे हो। अम्ब्रेला भी पता नहीं, आप जैसे ही रेनी सीजन आएगा तो ढूंढना चालू करो, कहां है अम्ब्रेला मेरा, कहां है अम्ब्रेला, राइट, ऐसे ही हॉलीडे टाइप का करते हो। फिर उसके बाद आपका इसी तरह सीजन चेंज होगा, टाइम बदलेगा, टाइम बदल के क्या आएगा आपका, विंटर, विंटर। अब हो गया ना, वुलन क्लोथ साइड में थे, तब आप ब्लैंकेट ढूंढोगे, उसको क्लीन करोगे, अपने वुलन क्लोथ निकालोगे। तो व्हाट यू आर डूइंग, ट्राइंग टू डू, जैसे ही टाइम चेंज होता है वैसे ही उस चीज की यूटिलिटी भी गुड्स की चेंज होने लगती है। ओके,
नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है आपका? फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस। अब सर्विस देखो, अब मैं बोलूं कल से मैं सबके घर आऊंगा और सबको अलग अलग से अपना अपना पढ़ाऊंगा, आप राजगद्दी में बैठना, तो क्या हो रहा है? सर्विस जैसे आपके घर में मिल रही है तो वैसे ही उसकी यूटिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा चेंज होने लगती है। जैसे अब आप बहुत बार आपको फीवर वगैरह भी आता है और आपको लगता है मैं बेड से उठूं भी नहीं, डॉक्टर के पास भी नहीं जाऊं, तो यूटिलिटी कैसे है? जैसे डॉक्टर एकदम डॉक्टर विजिट टेलीविजन में मूवी में दिखाता है, डॉक्टर आ रहा है विजिट में ब्रीफ केस लेके, आपके घर में भी आते होंगे कुछ लोगों के, लेकिन वैसे आए तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो सर्विस का लोकेशन चेंज होते ही, जैसे ही सर्विस का लेवल चेंज होते ही यूटिलिटी आपकी क्या होगी? इंक्रीज, बढ़ जाएगी, चेंज होगी। तो वो भी आप एक बार देख लीजिए, कहीं लिखा हो तो पढ़ लो आप। फॉर्म, सर्विस, ये देखो, पर्सनल सर्विस आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स। ओके, मैंने दोनों का एग्जांपल दे दिया, समझ में आ रहा है क्या? सो आपको घर में पर्सनल सर्विस चाहिए क्या? नहीं, मैं नहीं देता हूं। छी रे छी, गंदे लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज, मैंने नॉलेज बोला है, नॉलेज। नॉलेज, किसी भी चीज की नॉलेज इंक्रीज होने से उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उनको नॉलेज दिया गया कि इस टाइप से आप पोर्टर, या कि जो पोर्टर किसको ट्रांसपोर्ट, जो ट्रक वगैरह ड्राइव करते हैं उनको पोर्टर के ऐप की नॉलेज दी गई। मोबाइल अच्छे से कैसे ऑपरेट करते हैं, ऑटो रिक्शा या कैब वालों को क्या दिया गया कि ओला उबर के ऐप कैसे ऑपरेट करें, मोबाइल कैसे ऑपरेट करें। जैसे ही नॉलेज इंक्रीज होती है वैसे ही उस चीज की यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो नहीं तो बताइए आप भी कि एक ऑटो रिक्शा या शू पॉलिश वाले को मोबाइल फोन या लैपटॉप की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? एज सच, मतलब जो लेवल का आप आज मोबाइल यूज कर रहे हो जिस तरह से, नहीं है। तो जैसे ही लेकिन नॉलेज उनका इंक्रीज होगा उसके बारे में, वैसे ही उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे आप जब आप 6-7 स्टैंडर्ड में थे तब आप लैपटॉप लैपटॉप कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे। रीजन, रीजन क्या था? आपके पास उतनी डेप्थ नॉलेज उसके बारे में नहीं थी। अब आपको पता है कि आप अपने लैपटॉप के साथ क्या क्या कर सकते हो। सो जैसे ही आपको आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, नॉलेज इंक्रीज होने से क्या होता है? यूटिलिटी भी चेंज हो जाती है और इंक्रीज होती है। पोजीशन, पोजीशन भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है पोजीशन के बारे में। अब आप गए BMW कार के शोरूम में गए, आप कार को ऐसे ऐसे हाथ लगा के देख रहे हो, एक नंबर कार है, एक नंबर कार है। तो वहां से एक चिंटी एकदम वन पीस में ऐसे वॉक करके आई, कैट वॉक। सर, सर आप इसको बाहर से क्यों देख रहे हो? अंदर से देखिए। BMW, देखो, देखो, मैं BMW कार की बात कर रहा हूं। वो बोली अंदर, अंदर से उसने कार दिखाया। ले लो, पहले मजे ले लो तुम, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ले लिया, हो गया। मजे नहीं ले रहे, हाँ। तो BMW के अंदर कार में बैठे, शोरूम के अंदर थी अभी। बोलती है सर, सर आप, लग रहा है आपको बहुत ज्यादा ही पसंद आ गई है कार, सर इसको थोड़ा बाहर घुमा के लाते हैं। तो चिंटी बोलती है सर अपना आप ड्राइवर लाइसेंस दो। वो ड्राइविंग लाइसेंस लेती है, जाती है, एक स्लिप बनवा के लाती है, और फिर आपको उस कार के साथ, आपके साथ शहर में निकलते हो, घूमने निकलते हो। अरे टेस्ट ड्राइव, टेस्ट ड्राइव चल रही है। अरे आप बढ़िया से टेस्ट ड्राइव, ये इतना सीरियस क्यों है आज? वो टेस्ट ड्राइव के लिए निकलते हैं, सीधे 1 किलोमीटर तक स्ट्रेट जाते जाते मैडम पूछती है कैसा लग रहा है सर? बहुत मजा आ रहा। नंबर नहीं बताया अभी तक उसने, नंबर नहीं बताया। नंबर मतलब कितना मजा आया। हाँ, तो अब टेस्ट ड्राइव करने 1 किलोमीटर जाते हैं, बोलती है सर मजा आ रहा है ना, एक काम करो सर, ये जो सामने चौक दिख रहा है ना, यहाँ से यूटर्न लो और फिर से शोरूम में चलो, यूटर्न लो और फिर से शोरूम में चलो। और बोलती है यहाँ बस चुपचाप लगा दो, अभी कार की चाबी दो, अब बोलो। तो अब ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आपके पास उसका क्या नहीं था उस वक्त? पोजीशन नहीं था। किसका? कार का। अरे ये ऐसे, इस लेक्चर में दी हुई सारी इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज, नॉलेज पर्पस है, हंसी मजाक उसका पार्ट है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है।
किसी डिस्क्लेमर, किसी के भी धर्म, जाति और एथिक्स में मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। कोई भी शब्द यदि गलत से निकले हो, वो गलती से पढ़ाते वक्त आपने गलत मतलब निकाला जिसके कारण मेरी हंसी छूट गई, उसका मेरा इंटेंशन नहीं था। सो मेन आता है अभी क्या, यूटिलिटी पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे ही आपको उसकी आपको मजा आया, चिंटी ने बोला मजा आया सर, एक काम करिए, आइए चेक साइन करिए, डाउन पेमेंट किया सर, ठीक है ये कार लेके जाइए। अब बताओ पोजीशन आने के बाद आप उसको लोनावला, खंडाला, किसको, कार को, कार को आप लोनावला, खंडाला कहीं भी लेके जा सकते हो। ओके, मुंबई, हाँ ठोक देते तो शोरूम में नहीं आते, सर्विस सेंटर में आते हैं, ठीक है। सो अभी मेरा नेक्स्ट है, अब जैसे रेनी सीजन चालू होगा तो मेरी ट्रिप चालू होती है। मैं साल भर नहीं घूमता हूँ, मैं सिर्फ रेनी सीजन इज समथिंग लाइक अमेजिंग फॉर मी। सो जितने बार भी आप बोलो मेरे को तामिनी घाट जाने के लिए, जितने बार भी सिंहगढ़ फोर्ट, मैं बहुत ट्रेवल करूंगा उसके बाद, तब आप शबरी दिखाओगे, देखोगे उस वक्त सर क्या हो गया। और अभी मैं कैसे करता हूँ, रात के 11:30 बजे जाता हूँ, कार में मेरे को नींद आती है, इतना अर्ली मॉर्निंग 5 से उठता हूँ। तो अभी मेरा फुल टाइम चलता है, और उसके बाद फिर मेरा टाइम चालू होगा। अभी अभी मैं किसका वेट कर रहा हूँ, M2M फेरी। किसने, कौन कौन गया है M2M फेरी में? मुंबई, मुंबई टू मांडवा गए हो? समथिंग लाइक अमेजिंग क्रूज टाइप में, गूगल में सर्च करना। हाँ, मुंबई टू मांडवा का करके कंसेप्ट है, जो मूवी में देखे थे ना, अग्निपथ, है ना, कांचा और गांजा। तो हाँ गांजा ही था, ऐसे नहीं, क्या मूवी में बोलते वक्त हंसे थे क्या ऐसे, मेरे बोलने में इतना हंस रहे हो, ठीक है। सो इस तरह से वो कंसेप्ट है, होके आना, नहीं तो गूगल सर्च करना, एक डेस्टिनेशन बता दिया। चलो, अभी पोजीशन से समझ में आया कि आपको क्या होता है। जैसे ही आपके पास पोजीशन आ जाता है तो आप उस कार को ले जाके, आप जब M2M फेरी के अंदर पूरी की पूरी कार बोट के अंदर, एक्चुअली शिप प्रॉपर क्रूज है बोलेंगे, उसके अंदर लेके जाते हो, उसका मजा ही तब लेके जा सकते हो। अभी लेके जा सकते हो क्या कार? नहीं, कार नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट, अभी बताओ इसकी मेमोरी टेक्निक क्या थी? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। चलो, अभी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर का सर, कंटेंट कैसे लिखें। अब इसके अंदर का कंटेंट, हर हर पॉइंट का कंटेंट ऐसे ही रहेगा, सिर्फ एग्जांपल जितने मैंने दिए हैं ध्यान रखना, संभाल के लिखना, कोई फालतू टाइप के एग्जांपल एग्जाम में मत लिख के आने का। हाँ, BMW लिखो, BMW की जब तक पोजीशन नहीं आती तब तक आप उसको कहीं नहीं ले जा सकते, ये सब लिखो, मैं कोई नहीं मना कर रहा हूं। अब बीच में चिंटी मत घुसेड़ देना, ठीक है। कंटेंट में आते हैं कि अंदर का कंटेंट आप क्या लिखोगे। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज इन फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। इसके अंदर का FPTSKP जो भी है, ये मेमोरी टेक्निक नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हर जैसे पोजीशन में, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर्म का। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज इन फॉर्म। तो यूटिलिटी किसी भी चीज की, कोई भी कमोडिटी की इंक्रीज, कमोडिटी मतलब गुड्स, माल, तो जो भी गुड्स है उसकी आपकी क्या होनी चाहिए, यूटिलिटी कैसे चेंज होती है, उसके फॉर्म के चेंज होने से, प्लेस, टाइम, सर्विस, पोजीशन, नॉलेज, इन सब की चेंज होने से क्या होती है, उनकी यूटिलिटी इंक्रीज होती है। तो सबके अंदर यही लिखेंगे। चलो एक बार और बात करते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं। कैसे लिखोगे टाइम के अंदर का कंटेंट? यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज इन टाइम। एग्जाम्पल में आप लिखते रहो, बुक्स में भी दिए हुए हैं, मैं भी लिखवा दूंगा, और मेरे नोट्स में भी लिखे हुए हैं, राइट। दिस वे। चलो अभी ये दो आंसर को अच्छे से रिटेन करते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए। कहां गया मेरा चार्ट? कहां है चार्ट आई मीन ये मेरे से सब इम्प्रेस। सबसे पहले अच्छा, स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन भी, जैसे फीचर्स पूछा है 6 मार्क्स के लिए, तो आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, बोलेगा एक्सप्लेन यूटिलिटी एंड इट्स फीचर। तो यूटिलिटी में क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में? यूटिलिटी मींस कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। वंस अगेन, यूटिलिटी इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज। Next time, every individual tries to satisfy his want from the available resources. Next, फिर आपको लिखना पड़ेगा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। उसके अंदर आप
एग्जाम हॉल में आंसर शीट के अंदर मेरे से सब इंप्रेस नहीं लिख सकते हो, आप पेंसिल से लिखो, उसको इरेज कर देना। मेरे से एम मेरे क्या है, मल्टीपर्पज, एस सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यू यूजफुलनेस, डी बेसिस ऑफ डिमांड, आई इंटेंसिटी, एम मेजरेबल, पी प्लेजर, आर रिलेटिव कंसेप्ट, ई इथिकली न्यूट्रल एंड एस सेटिस्फैक्शन। What are the types of utility? Form, place, time, service, knowledge, possession. ठीक है। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, एक बार फिर से बोल दो, फीचर्स क्या है आपके, मेरे से सब इंप्रेस, फिर से, बिकॉज 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स को रिटेन, गलती से भी एक भी पॉइंट नहीं मिस होना चाहिए, इसलिए चल रहा है। मेरे से क्या है, मल्टीपर्पज, एस सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यू यूजफुलनेस, डी बेसिस ऑफ डिमांड, आई इंटेंसिटी, एम मेजरेबल, पी प्लेजर, आर रिलेटिव कंसेप्ट, ई इथिकली न्यूट्रल एंड एस सेटिस्फैक्शन। आया मजा? 5-5 चलो सब लोग। और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में क्या है, सब चीज पूरा आंसर बोलेंगे। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन, राइट। अब इसके अंदर का कंटेंट बता दो। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज इन फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। एक बार फिर से अंदर का कंटेंट बोलो। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विद चेंज इन फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। अंदर का कंटेंट भी रेडी हो गया इसका, चलेगा। नेक्स्ट, Sir, you're not audible. Sir, you're not audible. Sir, you're not audible. जो नेक्स्ट है, सॉरी जिसको आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं बोला मैं, क्या बोल रहा था, कंसेप्ट है। कंसेप्ट में दो कंसेप्ट है, फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी एंड सेकंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का पूरा एक कंसेप्ट जो रहेगा, यूटिलिटी शेड्यूल से रिलेट करते हुए हमको पूरा डायग्राम बनाएंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कंसेप्ट क्या है। और हमेशा एग्जाम में जब भी आता है तो रेयर चांसेस है कि सिर्फ पूछे टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो पूछेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यही एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जाने से पहले, जो चैप्टर 2, 3 एंड 4 है, ये आपके एग्जाम को ऑलमोस्ट 50% मार्क्स, दैट इज मोर देन 40 मार्क्स से भी ज्यादा का आपका वेटेज रखने वाला है। ओके, सो कितने सीरियस, मैंने आपको ऑलमोस्ट ये चैप्टर करने के बाद 10-15 मार्क्स तक का आपका कवरेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इसी टॉपिक में एक है लॉ ऑफ डीएमयू, जो कि हम उसी के साथ उसी का रेलेवेंट है। आज मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन भी दिया सब्जेक्ट का कि कितना इंपॉर्टेंस है, इसीलिए ये पार्ट रह गया इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम और भी चीज देखेंगे, क्या, यूटिलिटी एनालिसिस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं आपको बात करूं कि यदि ये मैं सिर्फ रिटेन करने की भी बात करूं, एक एग्जांपल देता हूं कि आपको कुछ भी नहीं, यदि आप क्लास अटेंड कर रहे हो, इनकेस आपने नहीं भी समझ रहे, मैं लेवल बता रहा हूं कि सिर्फ आपको आंसर भी याद रखना है। वेट अ सेकंड, हमको एक एग्जांपल है, आपको डीएमयू के बारे में कुछ पता है क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं पता है, हम उसके अजम्पशन को याद करके देखते हैं। हम उसके अजम्पशन को याद करके देखते हैं, अंदर का कंटेंट तो मैं एक्सप्लेन करूंगा तब रिटेन होगा, राइट। और मल्टीपल टाइम हम रिवाइज करेंगे तब जाके आपको रिटेन होगा। हर लेक्चर के स्टार्टिंग में जो आपको बोला है ना, आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं रिवाइज कराऊंगा हर लेक्चर के स्टार्टिंग में। मैंने आपको डीएमयू अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी उसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं, उसकी कोई भी मेमोरी टेक्निक नहीं है, अभी सॉन्ग फॉर्म में उसको रिटेन करते हैं। क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट डिविजिबिलिटी, दिख रहा है क्या, ओके, फर्स्ट पॉइंट है डिविजिबिलिटी, सेकंड है होमोजेनिटी, थर्ड है रैशनैलिटी, फोर्थ रीजनेबिलिटी, 5 कंटिन्यूटी, 6 कॉन्स्टेंसी, 7 कार्डिनल मेजरमेंट एंड 8 सिंगल बॉन्ड।
ओके अभी ये ऐसे याद करेंगे, ये 8 पॉइंट्स में आपको मेरे को लगता है 4 पॉइंट भी 5 पॉइंट भी नहीं याद होने वाला है। अभी इसको याद करने का तरीका देखते हैं। स्टार्ट करो। डिविजिबिलिटी, होमोजेनिटी, रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, कार्डिनल मेजरमेंट एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखना, अब देखते हैं। डिविजिबिलिटी, होमोजेनिटी, रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, कार्डिनल मेजरमेंट, सिंगल बॉन्ड। अब चालू करो मेरे साथ, देख के बोलो। डिविजिबिलिटी, होमोजेनिटी, रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, कार्डिनल मेजरमेंट, सिंगल बॉन्ड। चलो एक बार फिर से फास्ट। Divisibility, homogeneity, rationality, reasonability, continuity, constancy, cardinal measurement, single bond. अब मैं इस स्क्रीन को हटा रहा हूं। हम क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन का कोई बताएगा? क्वेश्चन क्या था? Assumptions of law of DMU. ओके, ये भी एग्जाम का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। देखते हैं, ये 8 पॉइंट्स है, तो जब भी ना आपको 6 पॉइंट मिले ना, समझ लेना वो 6 मार्क्स के लिए आ रहा है, ऐसा होता है। 8 पॉइंट्स मिले तो समझ लेना कि चांसेस उसके 8 मार्क्स के हैं। 10 पॉइंट्स है तो 8 मार्क्स, हाँ 10 मार्क्स नहीं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। 6 to 8 मार्क्स तक के लिए क्वेश्चन पूछता है। व्हाट द assumptions ऑफ लॉ ऑफ DMU? Divisibility, homogeneity, rationality, reasonability, continuity, constancy, cardinal measurement and single bond. जिसको याद नहीं, एक बार फिर से एक बार स्क्रीन में। Divisibility, homogeneity, rationality, reasonability, continuity, constancy, cardinal measurement and single bond. आया मजा? सो विदाउट द अंदर का कंटेंट क्या है डिविजिबिलिटी, वी कैन ऑल्सो रिटेन द आंसर। ओके, सो ये था। इसी तरह आगे की एक्सेप्शंस हैं, क्रिटिसिजम्स हैं, लिमिटेशंस हैं, इंपॉर्टेंस हैं एंड मेन इंपॉर्टेंस भी बढ़िया है, इंपॉर्टेंस भी बढ़िया है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ DMU? कोगोलोपो क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ DMU? कोगोलोपो। तो कोगोलोपो क्या है आपका? यूजफुलनेस टू कंज्यूमर। गो क्या है? यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या है? लो क्या है आपका? बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एंड लास्ट क्या है? पो क्या है आपका? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। सो एक बार, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू यूज मींस यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी एंड वैल्यू एक्सचेंज मींस रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी विद अनदर। आप भी ऐसे ही बोलोगे लेकिन कुछ समय के बाद, लेकिन आज नहीं। लेकिन एक बार और, कोगोलोपो क्या है आपका? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ DMU? कोगोलोपो को क्या है आपका? यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर, यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट, यूजफुलनेस या कि अपन बोल सकते हैं बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड लास्ट है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ओके, ये भी हो गया। एक बार assumption बोलते ना, divisibility, homogeneity, rationality, reasonability, continuity, constancy, cardinal measurement, single bond. ठीक है। What are the features of utility? मेरे से सब इम्प्रेस। आप देखो, पूरा याद रखना है स्टार्टिंग से मेरे साथ। मेरे से मल्टीपर्पज, यूजफुलनेस, बेसिस ऑफ डिमांड, इंटेंसिटी, मेजरेबल, प्लेजर, रिलेटिव कंसेप्ट, एथिकली न्यूट्रल एंड सेटिस्फैक्शन। एक बार जल्दी से फास्ट से बता दो। ये देखो, ये आपके था सामने, जल्दी से बताओ। व्हाट आर द फीचर्स? मेरे से सब इम्प्रेस, एम मल्टीपर्पज, एस सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यू यूजफुलनेस, बी बेसिस ऑफ डिमांड, आई इंटेंसिटी, एम मेजरेबल, पी प्लेजर, आर रिलेटिव कंसेप्ट, ई एथिकली न्यूट्रल एंड एस satisfaction. What are the types of utility? Form, place, time, service, knowledge, possession. What are the content? अंदर क्या लिखोगे? Utility of a commodity increase with the change in form, place, time, service, knowledge, possession. ठीक है? That's it from my end. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye.